नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री बने रहने को लेकर मुकेश सैनी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं मंत्री रहूंगा। ये सीएम नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है। वो जब तक चाहेंगे मैं रहूंगा, मैं लोगों के लिए काम करूंगा। मुझे लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं। यानी कि जो बार बार कहा जा रहा था वो बात खुद मुकेश सैनी ने ही कह दी। ये कहा कि मुझे लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं। बीजेपी मेरे 3 विधायक लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मेरे सहयोग से आप पहले बिहार में 74 विधायक बनाए। मेरे साथ बीजेपी से क्या डील हुई थी, शाह को पता था। यानी कि जो डील होती है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने कर दिया कि डील हुई थी बीजेपी से, क्या हुई थी वो शाह को पता है। तो बार बार यही सवाल उठाया जा रहा था एमएलसी चुनाव को लेकर कि अब क्या होगा, क्या साहनी का अगला कदम होगा। तो इसको लेकर पहली बार उन्होंने सीधे जवाब दिया। इंतजार था वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी क्या कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने की और जब उनसे सवाल किया गया कि वो मंत्री बने रहेंगे, मंत्री बने रहने को लेकर मुकेश सैनी ने कहा कि मैं मंत्री रहूंगा। ये सीएम नीतीश कुमार का विशेष अधिकार है। वो जब तक चाहेंगे मैं रहूंगा। इसके साथ मुकेश सैनी ने कहा कि मैं लोगों के लिए काम करूंगा। मुझे लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं। मुकेश सैनी ने साफ तौर पर कह दिया, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो एमएलसी चुनाव को लेकर हो रहा है, उससे साफ है कि मुझे लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन अगर मुझसे ये सवाल किया जा रहा है कि मैं मंत्री बना रहूंगा, तो ये विशेषाधिकार नीतीश कुमार का है कि मैं मंत्री बना रहता है कि नहीं। लेकिन हाँ, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, करता रहूंगा। हमारी सहयोगी रजनी शर्मा पटना से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। रजनी, इंतजार था कि मुकेश सैनी का कदम क्या होगा। कदम तो नहीं, लेकिन हाँ, खुलकर जरूर बोले। क्या कुछ कहा उन्होंने? रजनी, मेरी आवाज आ रही है क्या? कोशिश करेंगे हम अपने संवाददाता से बातचीत करने की। लगातार इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। आपको बता दें कि वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और मंत्री बने रहने को लेकर उन्होंने कहा कि मैं मंत्री रहूंगा। ये सीएम नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है। वो जब तक चाहेंगे मैं रहूंगा। मैं लोगों के लिए काम करता रहूंगा। मुझे लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं। बीजेपी मेरे 3 विधायक लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यानी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। ये भी कहा, मेरे सहयोग से आप पहले बिहार में 74 विधायक बनाए। मेरे साथ बीजेपी से क्या डील हुई थी, शाह को पता है। तो जो सहयोगी दल हैं उनके साथ डील होती है, ये बात का जिक्र उन्होंने ये भी कहकर कर दिया कि मेरे साथ, यानी वीआईपी जो पार्टी है, उनके साथ जो डील हुई है बीजेपी की, क्या डील हुई थी, शाह को पता है। तो अब इसके बाद उनके हाव भाव से और उनके बयान से बहुत कुछ समझा जा सकता है कि उनकी नाराजगी जो है वो कितनी ज्यादा है। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि कुछ लोग हटाना चाहते हैं, ये बार बार कहा जा रहा था कि कोई षड्यंत्र हो रहा है, कोई साजिश हो रही है। ये बात उन्होंने भी कबूल किया है कि मुझे हटाना चाहते हैं कुछ लोग। कौन है वो लोग, ये बखूबी जानते हैं। और निशाना भी उन्होंने साधा कि ये जो लोग हैं वो मुझे हटाना चाहते हैं और मेरी डील क्या हुई है वो भी बीजेपी को पता है। और बीजेपी की अगर बात की जाए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी, हमारे जो विधायक हैं वो उसमें शामिल हैं। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और जब उनसे मंत्री को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं मंत्री रहूंगा। ये सीएम नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है, उनके पाले में गेंद है। वो जब तक चाहेंगे मैं रहूंगा और मैं लोगों के लिए काम करूंगा। मुझे लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं। बीजेपी मेरे 3 विधायक लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। रजनी शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं पटना से। रजनी, इंतजार था कि मुकेश सैनी क्या बयान देते हैं और आज वो खुलकर बोले। कई लोगों पर निशाना भी साधा उन्होंने, क्या कुछ कहा और ये स्थिति क्यों बनी? रजनी, मुकेश सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर भी निशाना साधा और मंत्री पद को लेकर भी कहा कि ये नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है।
चलिए, लगता है तकनीकी कारणों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल अब रुख करते हैं अगली खबर का। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने पर पूर्व मंत्री अरविंद पांडे नाराज हो गए हैं। बड़े नेताओं की परिक्रमा और खुद की पैरवी ना करना भारी पड़ गया। पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने इशारों में मोर्चा खोल दिया। मंत्रिमंडल को लेकर बिशन सिंह चौफाल खड़े कर चुके हैं सवाल। तो 8 मंत्रियों ने कल शपथ ली और इंतजार था कि क्या प्रतिक्रिया आती है। जिन लोगों को मौका नहीं मिला है, अरविंद पांडे की बात की जाए, पिछले मंत्रिमंडल में थे वो, लेकिन इस बार मौका नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने नाराजगी जताई। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने पर पूर्व मंत्री अरविंद पांडे नाराज हो गए। बड़े नेताओं की परिक्रमा और खुद की पैरवी ना करना भारी पड़ गया। उन्हें यही लगता है कि अगर वो भी कोशिश करते, लॉबिंग करते, तो आज भी वो मंत्रिमंडल में जिन 8 मंत्रियों को जगह दी गई उनका भी चेहरा या फिर वो खुद हो सकते थे। लेकिन जो उन्होंने इशारा किया उससे साफ है कि अब उन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री अरविंद पांडे मंत्रिमंडल को लेकर बिशन सिंह चौफाल पहले ही सवाल खड़े कर चुके हैं। जिन लोगों को जगह दी गई है वो लोग तो खुश हैं, लेकिन जो वंचित रह गए हैं, जिन्हें मौका नहीं दिया गया या रिपीट नहीं हुए, ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पिछली बार के जो धामी कैबिनेट हैं उसमें वो थे तो इस बार भी मौका मिलेगा, लेकिन मौका नहीं मिला तो नाराज चल रहे हैं कुछ पूर्व मंत्री। उनमें अरविंद पांडे का नाम भी शामिल है। तो राजनीति से जुड़ी लगातार बड़ी खबरें मिल रही हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से रामपुर से मिल रही है। पूर्व सपा विधायक तंजीन फातिमा लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। आजम खान की पत्नी है डॉक्टर तंजीन फातिमा। 3 दिन पहले आजम खान लोकसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। पहले वो लोकसभा के जो सदस्य थे, सांसद थे, लेकिन अब इस्तीफा दे दिया। तो 3 दिन पूर्व ही सपा सांसद आजम खान ने इस्तीफा दिया। तो उसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या चुनाव परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा। तो अब खबरें यही है सूत्रों के हवाले से कि उनकी पत्नी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। विधायक रहकर विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगे आजम खान, तो वहीं संसद में उनकी पत्नी आवाज बुलंद करेंगी तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब सीट खाली हो चुकी है। तो बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर रामपुर से है। पूर्व सपा विधायक तंजीन फातिमा लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, यानी कि सांसद बनने के लिए वो ये चुनाव लड़ेंगी। उनके पति सांसद थे रामपुर से, लेकिन आजम खान ने क्योंकि चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का, वो जीत गए थे, तो एक वजह ये भी रही कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया लोकसभा से सदस्यता से। तो अब उनकी पत्नी तंजीन फातिमा लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। उनके बेटे भी विधायक हैं, वो भी विधायक है, और अब पत्नी लोकसभा का चुनाव। असद खान हमारे संवाददाता इस वक्त फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। असद, पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सीट अगर छोड़ी है तो हो सकता है परिवार का सदस्य ही हो, और कुछ वही अब खबरें भी मिल रही हैं कि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामपुर जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्योंकि रामपुर से ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान आते हैं, और उन्होंने अपने जो दबदबा रामपुर के अंदर था लगातार 40 साल से 10वीं बार जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने ये जता दिया है कि उनके किले को कोई भेद नहीं सकता। जिस तरह से उन्होंने रामपुर की 5 विधानसभाओं में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें 3 सीटें उन्होंने जीती और 2 बहुत ही कम मार्जिन से, यानी कि जो 307 वोटों से राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलग अपनी सीट बचा पाए, तो वहीं 4000 वोटों से समाजवादी पार्टी ने शाहबाद विधानसभा हारी है। तो इस तरह से अगर रामपुर का समीकरण देखेंगे तो आजम खान का दबदबा साफ नजर आता है। और इस वक्त आजम खान ने 3 दिन पहले ही जो इस्तीफा दिया लोकसभा का, तो सूत्रों के हवाले से और सोशल मीडिया पे भी ये खबर लगातार तैरने लगी कि उपचुनाव में जो मोहम्मद आजम खान की पत्नी है डॉक्टर तंजीन फातिमा, वो चुनाव लड़ सकती हैं। असद, वैसे भी तंजीन फातिमा की बात की जाए तो राजनीति में उनकी सक्रियता कितनी रही है कि देखिए उनके पति, उनके बेटे तो सक्रिय रहे, विधायक भी हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर तंजीम फातिमा भी बहुत मंझी हुई राजनीति कहलाई जाती हैं। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले वो राज्यसभा में रही, राज्यसभा मेंबर रहने के बाद यहाँ पे रामपुर में उपचुनाव हुआ। आजम खान के सांसद बनने के बाद 2019 में
तो यहाँ उपचुनाव में भी डॉक्टर तंजीम फातिमा ने जीत का परचम लहराया और उसके बाद वो अब जो लोकसभा के लिए जो उनका नाम सबसे आगे चल रहा है उसकी वजह भी यही है क्योंकि वो बहुत ही मृदुभाषी और डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर रही हैं। उन्होंने हजारों बच्चों को शिक्षा दी है जिसकी वजह से उनकी पकड़ और नेताओं के मुकाबले कहीं ज्यादा है और राजनीतिक परख भी उनको बहुत ज्यादा है क्योंकि 40 साल से वो अपने घर में राजनीति भी देख रही हैं और खुद वो राज्यसभा में रह के विधानसभा में रह के उन्होंने इसको जो है वो आगे बढ़ाने का काम भी किया है। तो राजनीतिक परिवार होने के नाते ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आजम खां अपनी इस सीट को बचाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी भी चाहेगी कि वो इस सीट को बचाएं क्योंकि 5 लोकसभा सीटें समाजवादी के पास थी जिसमें मात्र अब 3 बची हैं, 2 का इस्तीफा हो चुका है। तो चाहे वो अखिलेश की अपनी सीट हो या फिर आजम खां की अपनी सीट हो, इन दोनों को बचाने के लिए ही ये कड़े मुकाबले में उतरेंगे और इन सीटों को बचाने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनका जो मुकाबला होगा वो सरकार से होगा और डबल इंजन की सरकार से होगा। तो सरकार भी ये चाहेगी कि उपचुनाव को वो जीते और जीतने के बाद जो आने वाला लोकसभा चुनाव होगा 24 का, उसमें इसकी नजीर पेश करें कि उपचुनाव भी हमने जीता तो आम चुनाव भी हम जीतेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया असद खान तमाम जानकारी के लिए। आज लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास मौजूद रहेंगे और योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनने के बाद कल शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी और संघ के नेताओं के साथ विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। तो आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। ये तो तय है पहले से कि योगी आदित्यनाथ चुने जाएंगे नेता, महज औपचारिकता ही होती है ये कि तमाम विधायक जितने भी चुनकर आए हैं। और अगर बात करें बीजेपी की सहयोगियों के साथ तो 273 विधायक इस बार चुनकर आए हैं और अब ये सदन का नेता चुनेंगे। औपचारिकता महज रह गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का फिर से सीएम बनना तय है। आज शाम को ये बैठक होगी जिसमें अमित शाह मौजूद होंगे, रघुवर दास मौजूद होंगे और उसके बाद ये ऐलान कर दिया जाएगा कि सदन का नेता योगी आदित्यनाथ को चुना गया है, यानी वो सीएम होंगे दोबारा से। इसके बाद वो राज्यपाल के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल शपथ ग्रहण करेंगे। तो यूपी चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ 25 तारीख यानी कल एक बार फिर से प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं जानकारी के अनुसार योगी सरकार की कैबिनेट 2.0 पर अंतिम मोहर लग गई है। तो अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कौन कौन हो सकते हैं संभावित मंत्री। सबसे पहले नाम अदिति सिंह का, रायबरेली सदस्य सीट से जीती हैं, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई। गांधी परिवार के गढ़ के जो किला है उसे ढहाने में बड़ी अहम भूमिका रही। अनिल राजभर पहले मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से उन्हें जगह मिल सकती है। अपर्णा विष्ट यादव मुलायम सिंह यादव की बहू है, चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई। संभावना है कि मंत्री बनाया जाए। आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व से जीते हैं, योगी सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। तो वो जो चेहरे रिपीट हो रहे हैं वो भी बात करें। जो नए चेहरे उनमें असीम अरुण का नाम सबसे ऊपर है। कन्नौज सदस्य जीते हुए हैं, दलित नेता हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। ब्रजेश पाठक लखनऊ के कैंट से जीते हैं, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा दयाशंकर सिंह बलिया की सदर सीट से चुनाव जीते हैं, तो इनकी भी संभावना है कि इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। जितिन प्रसाद योगी सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से संभावना है मंत्री बनाया जाए। कांग्रेस से बीजेपी में वो शामिल हुए और मंत्री पद के तौर पर उन्हें तोहफा दिया गया। मोहसिन रजा की भी संभावना नजर आ रही है कि योगी सरकार में वो मंत्री रह चुके, एक बार फिर से मौका मिल सकता है। एक और मंत्री का नाम नंदगोपाल नंदी, उन्हें फिर से बनाया जा सकता है मंत्री यानी रिपीट किया जा सकता है। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, नोएडा से चुनाव जीते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या उन्हें फिर से मंत्री बनाया जा रहा है या नहीं, क्योंकि संभावित में उनका नाम भी शामिल है। राजेश्वर सिंह लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से जीते, ईडी के पूर्व अधिकारी हैं। ये दो चेहरे, बड़ी चर्चा हो रही है असीम अरुण की और राजेश्वर सिंह की। रामपाल वर्मा बालामऊ से जीते हैं चुनाव, संभावना उनके भी है मंत्री बनने की। संदीप सिंह अलीगढ़ के अतरौली से जीते हैं, कल्याण सिंह के पोते हैं, संभावना है कि उन्हें योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सतीश महाना एक बार फिर से योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो फिर से मौका उन्हें मिलने की संभावना नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह, उन्हें भी संभावना है कि योगी
2.0 में जगह मिल सकती है। श्रीकांत शर्मा एक बार फिर से योगी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। पहले भी मंत्री थे वो, ऊर्जा विभाग उनके पास था। सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद शहर पश्चिम से जीते, योगी सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। बड़ी अहम जिम्मेदारी निभाई है सिद्धार्थ सिंह ने पहले कैबिनेट की बैठक में। सुरेश महाना के पास भी बड़ी अहम जिम्मेदारी थी, मंत्री रह चुके हैं। एक बार फिर से खबर है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। तो योगी मंत्रिमंडल की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं धामी मंत्रिमंडल की, जिसकी आज पहली कैबिनेट की बैठक होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हो रही है। अधिकारियों के साथ सीएम धामी बैठक करेंगे और ये जो बैठक है शाम 4:30 बजे अधिकारियों के साथ होगी। बता दें आपको कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपना चार्ज संभालेंगे और उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक लेंगे। इसके अलावा जो सभी 8 मंत्री भी हैं वो भी अपना पदभार संभालेंगे और उसके बाद एक्शन के मोड में नजर आएंगे तमाम लोग, क्योंकि पहली कैबिनेट की बैठक है। तमाम जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे और इसके बाद जो प्रस्ताव हैं वो रखे जाएंगे और उन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद अंतिम मोहर लग सकती है। और सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी प्रस्ताव की हो रही है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है, क्योंकि चुनाव के एंड पहले बीजेपी ने इस बात का जिक्र किया था कि सरकार बनती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, सबके लिए एक ही कानून होगा, सबके लिए नियम एक से होंगे। तो संभावना यह है कि पहली ही कैबिनेट में इस पर मोहर लग जाएगी। ये संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी कि हमने जो वादे किए हैं अब देखिए हम पहली कैबिनेट से ही उनकर अमली जामा पहना रहे हैं, यानी हम उन पर मोहर लगा रहे हैं और उनको तवज्जो दे रहे हैं। तो आज कैबिनेट की पहली बैठक है। धामी सरकार की बात करें, कल शपथ ग्रहण और आज एक्शन में नजर आ रहे पहली कैबिनेट की बैठक है। तमाम जितने भी 8 मंत्री हैं और खुद सीएम वो आज पदभार ग्रहण करेंगे, अपना चार्ज संभालेंगे और उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक आज शाम को होगी। वहीं सीएम धामी के दोबारा सीएम बनने से उनके सहपाठी और शिक्षकों में खुशी का माहौल है। वो पुष्कर सिंह धामी के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उनके गुणों का बखान करते नहीं थकते। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार राज्य की बागडोर संभाली है। लगातार दूसरी बार सीएम बनने से उत्तराखंड के साथ खटीमा में जश्न का माहौल है। पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के थारू इंटर कॉलेज में 1991 से 1993 तक इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। वहीं इस मौके पर उनके सहपाठी, बाल सखा और शिक्षक पुरानी यादों को बड़े गर्व से बताते हैं। इसके लिए वो सीएम धामी के साथ पुरानी फोटो को दिखाना भी नहीं भूलते। वो ये भी बताना नहीं भूलते कि बचपन में वो संकोची स्वभाव के थे, तो वहीं उनके शिक्षक उन्हें ऊर्जावान और मिलनसार छात्र के रूप में याद करते हैं। पुष्कर सिंह धामी के बारे में उनके शिक्षकों और सहपाठियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तरह के एक्सपेरिमेंट माननीय सीपी मुनि जी उस टाइम यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री के अध्यापक हुआ करते थे, उनके द्वारा हमें कराए जाते थे और लगातार इसी विद्यालय में रहकर इसी जो है अध्ययन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और आज ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे लिए गौरव का क्षण है कि आज हमें वो दिन याद आते हैं कि किस तरह जो है कि छात्र जीवन हम लोगों ने साथ समय बिताया और किस तरह साथ मिलकर तरह तरह की गतिविधियों में भाग लिया। आज हमें वो दिन याद होकर काफ़ी गौरव महसूस। हम 12th हमने साथ में किया हुआ था, फर्स्ट ईयर और 12th, इंटर फर्स्ट ईयर और 12th। तो इसी क्लास में हमारी अध्यापन हमारा यहीं हुआ करता था और बाकी प्रयोगशालाएँ हमारी दोनों तरफ की प्रयोगशालाएँ थी। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ लगभग 90 से 100 के समथिंग के हमारे इस क्लास में स्टूडेंट हुआ करते थे और वो बड़े संकोची स्वभाव के थे उस टाइम पे। कभी लगा नहीं कि आज इस प्रदेश में नेतृत्व करेंगे। भुवन भट्ट जी हम सब यहाँ वहाँ हर जगह उनके साथ रहते थे और धामी जी का नेचर बहुत सामान्य और सीधे और अच्छा कुशल नेचर रहा है और धामी जी के अंदर जो नेतृत्व क्षमता थी ये
कोश्यारी जी ने पहचानी है और उनको लखनऊ से अपने साथ उत्तराखंड में लाए। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, हमें बहुत खुशी है। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज इस विद्यालय से निकला हुआ छात्र प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। जिस समय हम यहाँ पर अध्यापन का काम करते थे, उस समय यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री अध्ययन किया करते थे। बड़े कुशाग्र बुद्धि थी, नेतृत्व क्षमता उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी और सब बच्चों को साथ लेकर वह एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पर सबके साथ मिलकर रहते थे, अनुशासित थे, जीवन के लक्ष्य को जानते थे और उस लक्ष्य के बलबूते पे ही आज उन्होंने इस प्रदेश का नेतृत्व संभाला है। नगातराई गांव से हूँ। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके पड़ोस की हूँ और उनके जीतने से हमें बहुत अपार खुशी हुई है। पहले बहुत दुख था कि वो अपने क्षेत्र से हार गए, लेकिन उनके कामों से पूरा प्रदेश इतना खुश था कि उनको ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है। और हम लोग उनके आवास में आकर के पारंपरिक गीतों से और हर्षोल्लास बिल्कुल मना रहे हैं। सबसे पहले धामी जी को मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई है क्षेत्र की ओर से। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ, जिस प्रकार एक बार मायूस हो गए थे हम लोग सभी जनता, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और हमें पूर्ण विश्वास है कि वह पूरे प्रदेश का विकास करते हुए कल के दिन में हो सकता है कि कहीं केंद्र तक भी पहुंचेंगे, ऐसा हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं हमको। तो सबसे पहले हम उन्हें बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई उनको, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई, नगरातराई वासियों को बधाई। हमें बहुत खुशी हुई उनके जीत। कहते हैं बच्चे के पूत पालने में ही दिखने लगते हैं। ऐसा ही कुछ सीएम धामी के साथ देखने को मिलता है। सभी को साथ लेकर चलना या कहीं नेतृत्व की क्षमता को इनके शिक्षकों और सहपाठियों ने बचपन में ही देख लिया था। खटीमा से हरीश मेहरा की रिपोर्ट। और अब गाजियाबाद से खबर है। यहाँ पर बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद है और लगातार बदमाश यहाँ आपराधिक वारदातें बेखौफ तरीके से अंजाम दे रहे हैं और लगातार हो रही लूट, चोरी, स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे बदमाशों के सामने गाजियाबाद पुलिस बेबस नजर आती है। गाजियाबाद के सबसे पॉश और व्यस्त इलाके आरडीसी में बदमाशों ने लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ तरीके से बदमाश एक गोल्ड फाइनेंस करने वाली दुकान पे घुसे और करीब 10 लाख से ज्यादा की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसमें 5.5 लाख से ज्यादा का सोना और 4.5 लाख से ज्यादा का कैश शामिल है। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार बदमाशों के संबंध में कुछ सुराग पुलिस को मिले हैं और पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी। इसी क्षेत्र में यहाँ पे ये शॉप है 24 कैरेट। ये गोल्ड को जो है पुराने गोल्ड को खरीदना और बेचना या ब्याज पे लेने वाला काम करते हैं। तो इनके द्वारा ये सूचना दी गई। तकरीबन 3:15 बजे के आसपास 2 लोग आए थे जिन्होंने बलपूर्वक इनसे चाबी ली और अलमारी में जो भी वैल्यूबल्स रखे थे वो उसको लेके फरार हो गए। कैश और कितना अभी जो उन्होंने बताया है अराउंड 5.8 लाख से करीब का कैश है और लगभग गोल्ड है और 4.5 के आसपास कैश है। 9 से 10 लाख के बीच का करीब बता रहे हैं। बाकी अभी तक आइडेंटिटी हो पाई है कि इनकी कोई हमें कुछ क्लिक्स मिल गए हैं और टीमें इस पर हम लोगों ने लगा दी गई हैं। FIR दर्ज की जा रही है और शीघ्र ही इसको पकड़ने का और रिकवरी का प्रयास किया। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की अहम खबरें, देखेंगे देवभूमि समाचार।